आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कर रहे हैं क्लास 8th अकॉर्डिंग टू योर बुक चैप्टर नंबर 8th और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री सेकंड चैप्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंटाइलिज्म एंड ट्रेड वॉर्स फ्रॉम एशियन टाइम्स इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द यूरोपियन कंट्रीज। यानी अगर हम बात करें पुराने समय से ही इंडिया के यूरोपियन कंट्री के साथ व्यापारिक रिश्ते रहे। यहाँ पर 3 मेजर ट्रेड रूट थे इंडिया और यूरोप के बीच में, विच इन द 15th सेंचुरी तुर्क एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर वेस्टर्न एशिया एंड साउथर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। जो तुर्क थे उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया था वेस्टर्न एशिया पर और साउथर्न ईस्ट कंट्रीज पर। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने सर्च करना शुरू किया। कहते हैं द यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड सर्चिंग फॉर न्यू सी रूट्स। तो यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही थी भी, अब यहाँ तो तुर्क भी आ गए हैं तो यूरोपियन कहती है कि चलो हम एक नए रास्ते ढूंढते हैं व्यापार करने के लिए इंडिया से। आफ्टर द क्लोजिंग डाउन ऑफ द एशियन रूट्स, क्योंकि पुराने रास्ते बंद हो चुके थे, सबसे पहले वास्को डिगामा जो एक पुर्तगीज कैप्टन थे, ये इंडिया पहुंचे थे कैलिकट में 27 मई 1498 को। और वहाँ से इंस्पायर होके जो पुर्तगीज थे इन्होंने अपना व्यापार इंडिया में करना शुरू कर दिया। ये देखो वास्को डिगामा की फोटो दी हुई है, कुछ ऐसे दिखते थे ये। ट्रेड वॉर्स, इस पुर्तगीज के बाद डच, ब्रिटिश, फ्रेंच इन्होंने भी व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो एस्टेब्लिश किए इंडिया के साथ। कहते द रेस फॉर ट्रेड विद इंडियन अमंग देम लेड टू द वॉर्स। जो व्यापार थे ना वो आगे बढ़ रहा था, बट इसके कारण युद्ध भी हो रहे थे। पुर्तगीज लोगों ने अपना बिजनेस के लिए सेटलमेंट की गोवा, दमन, सैलसिटे, बेसिन, मुंबई, सैंटम एंड हुगली। डच जो है डच हैड देयर सेटलमेंट इन कोचीन, सूरत, नागापट्टनम, पुलिकत, चिंसुर। जो डच है इन्होंने अपना और व्यापार सेटल किया था। जैसे जो पुर्तगीज थे इन्होंने कहाँ सेटल किया था, गोवा, दमन, सालसिट, बेसिन, मुंबई, सैंटम एंड हुगली। इसी तरह से डच ने भी अपना व्यापार सेटल किया कोचीन, सूरत, नागापट्टनम, पुलिकत और चिंसुरा। ब्रिटिशर्स हैड इन सूरत, अहमदाबाद। अब यह पुर्तगीज का इलाका हो गया, ये डच का इलाका हो गया। तब ब्रिटिशर्स ने सूरत, अहमदाबाद, बरोच, आगरा, मुंबई और कलकत्ता में व्यापार करना शुरू किया। फ्रेंच सेटलमेंट हुई पांडिचेरी में। कहाँ हुई? पांडिचेरी में। फ्रेंच ने अपनी जो कंपनी एस्टेब्लिश की वो पांडिचेरी में की थी। पांडिचेरी, चंद्रनगर एंड कैरियल, यानी मेन एरिया ये था। इन बाकी एरिया में भी की, पांडिचेरी, चंद्रनगर और कैरियल। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जो कहते हैं कि होल्ड, इनका जो पावर थी उनका होल्ड और ज़्यादा बढ़ता चला गया। 17th सेंचुरी में जो पुर्तगीज और डच थे वो धीरे धीरे कम होने लगे थे, क्योंकि अब यहाँ नई पावर भी आ गई थी। वो पावर थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पावर्स। इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया, यूरोपियन पावर्स को व्यापार करने के लिए रोकने के लिए स्ट्रगल शुरू किया। और लास्ट में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत हुई। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स जीत गए तो एक कंपनी एस्टेब्लिश की इन्होंने, जिसका नाम दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उनके ग्रुप का नाम मर्चेंट एडवेंचर, और इन्होंने नींव रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार के लिए 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी। जो ब्रिटिश क्वीन थी एलिजाबेथ वन, इन्होंने गारंटी दी कि जो ट्रेड प्रिविलेजेस हैं 15 साल के वो इन्हें ही दिए जाएंगे। प्रिविलेजेस मतलब एक सिंगल, उसके अलावा कोई और व्यापार नहीं कर पाएगा। 15 साल के लिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स को राइट मिल गया था कि 15 साल तक ब्रिटिशर्स ही जो है यहाँ पर व्यापार करेंगे। 1615 में स्टार्ट करते हैं, एक मिनट।
1615 की बात करते हैं एडी में। आगे चलते हैं। जो ये देखो यूरोपियन कंट्रीज़ जो इंडिया आई थी, उनका मैप आपको गिवन है, कौन सी जो यूरोपियन कॉलोनीज थी इंडिया में कहाँ कहाँ पर थी। ये देखिए आपके सामने गिवन है। और हाँ, कैलिकट और कैलकटा अलग अलग है, सेम मत समझना। तो 1615 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे कंपनी के, सर थॉमस रॉय, इन्होंने एक सक्सेसफुल व्यापार शुरू किया जहांगीर के एरिया में। ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया अपना जो सेटलमेंट था कंपनी, वो सेटल की सूरत, अहमदाबाद, बरोच और आगरा में। 1640 में ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया अपना सेटलमेंट मद्रास, चेन्नई में। 1690 में ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया सेटलमेंट कैलकाटा, कोलकाता में, और कंस्ट्रक्ट किया पहला किला जिसका नाम दिया फोर्ट विलियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गॉट द फ्री ट्रेड privileges for 3000 annual from the Mughal Emperor Farrukhsiyar in Bengal, Bihar and Odisha। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री राइट मिला था व्यापार करने के लिए कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं, उसके बदले 3000 एनुअल पेमेंट होगी सिर्फ। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू किया लेड, मरकरी और क्लोथ्स, और यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू किया कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, सिंगार, स्पाइसेस, इंडिगो एंड ओपियम। इसके बाद कहता है ग्रेजुअली जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने, अब देखो व्यापार तो यहाँ करने की इनको परमिशन मिली हुई थी, व्यापार यहाँ कर रहे थे, बट इन्होंने इंडिया के काम में भी दखल अंदाजी जो है वो करनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट कहता है डू यू नो हाउ मेनी रुपीज वर पेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू गॉट फ्री ट्रेड विलेजेस फॉर एनुअल। तो कितना ये पे कर रहे थे? 3000 रुपीज़। कितना पे कर रहे थे? 3000। ये अभी आपके पास क्वेश्चन गया, 3000 रुपये ये पे कर रहे थे इसके लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होने के बाद 1664 में फ्रेंच ने अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारी कंपनी एस्टेब्लिश की। कंपनी ने एस्टेब्लिश किया ट्रेडिंग कंपनी को, और कंपनी यहाँ पर जो सेटलमेंट कर रही थी वो चंदेर नगर, माही और कारिकाल में कर रही थी। यहाँ पर जो लीडर थे उस टाइम, गवर्नर ड्यूमा एंड डुप्लिक्स। गवर्नर ड्यूमा और डुप्लिक्स जो है लीडर थे फ्रेंच कंपनी के। इनको रोकने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वॉर हुई थी। फिर कहते हैं डू यू नो वेयर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन इंडिया। इसका क्वेश्चन का आंसर आगे आपको बुक में ही मिलेगा और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, आपको इसी चैप्टर में आगे मिलेगा। इसके बाद कहता है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी टू एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर ट्रेड एंड पॉलिटिक्स देयर स्टार्टेड अ स्ट्रगल बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। अपने व्यापार को अच्छा चलाने के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रगल चल रहा था दो पावर्स के बीच में। वो जो दो पावर थी वो थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स। जो यूरोप थे, कहते हैं इन यूरोप ऑल्सो फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स वर राइवल्स। यूरोप में भी ये दोनों आपस में दुश्मन थे, और इसी स्ट्रगल के कारण 3 वॉर हुई जिसे हम कर्नाटिक वॉर कहते हैं। इनमें जो है ब्रिटिशर्स की आखिरकार जीत हासिल हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम इस कर्नाटिक वॉर के बारे में। पहली कर्नाटिक वॉर जो है वो 1740 में स्टार्ट हुई, और यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, देयर स्टार्टेड अ वॉर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच इन यूरोप। यहाँ पर सवाल उठता है ऑस्ट्रिया को लेकर कि जो युद्ध शुरू हुआ है दो लोगों के बीच में शुरू हुआ, दो पावर के बीच में, लोग नहीं सॉरी, पावर के बीच में शुरू हुआ। पहली थी ब्रिटिशर्स और दूसरी थी फ्रेंच। एज अ रिजल्ट फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुई थी इन पावर्स के बीच में।
1746 में इंडिया फ्रेंच गवर्नर जो थे डुप्लिक्स, इन्होंने मद्रास को अपने कब्जे में किया। उसके बाद कहता है अ सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स विच वॉज सिचुएटेड इन कर्नाटिक स्टेट। तो एक सेटलमेंट इन्होंने अपनी ब्रिटिशर्स की कर्नाटिक स्टेट में। जो नवाब थे कर्नाटिक के अनवरुद्दीन, उन्होंने कहा फ्रेंच से कि वापस चले जाएं, बट फ्रेंच ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे पांडिचेरी पे कंट्रोल करने की, बट अनसक्सेसफुल रहे थे। एज सुन एज जो ऑस्ट्रियन वॉर थी यूरोप में वो ख़त्म हुई और इंडिया में भी वो वॉर ख़त्म हुई। इसके बाद फिर सेकंड कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो उनके आपस के दुश्मनों की ही मदद कर रहे थे। 1748 में आसिफ शाह द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इनकी डेथ हो गई थी। वॉर में सक्सेस मिलने के बाद वॉर में जीतने के लिए एक युद्ध शुरू हुआ उनके बेटे नासिर जंग और ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग दोनों के बीच में, बाप बेटे के बीच में इन्होंने युद्ध करवा दिया था ब्रिटिशर्स ने। इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने नासिर जंग जो कि आसिफ शाह का बेटा था उनका साथ दिया और फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग जो कि ग्रैंडसन था इसका साथ दिया। इसी तरीके से चंदा साहिब जी भी जो हैं वो फ्रेंच की हेल्प कर रहे थे, बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटिक का नवाब बनने के लिए। अनवरुद्दीन को यहाँ से जो गद्दी है राजगद्दी वहाँ से हटाने के बाद 1751 में जब मुजफ्फर जंग की डेथ हुई तब फ्रेंच ने सलाबत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया। इन्होंने कुछ टेरिटरीज जो है नॉर्थन सरकार को दे दी, यानी फ्रेंच को दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इन्होंने कर्नाटिक की कैपिटल पर अटैक किया। चंदा साहिब जो है इसमें मारे गए और मोहम्मद अली जो है वो कर्नाटिक के नवाब बने। डुप्लिक्स को फ्रांस वापस बुला लिया गया, उनकी जगह पर गोंदेयू को अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर। इसके बाद थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 में 7 सालों के युद्ध के बाद जो युद्ध चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंडिया में ये वॉर इन दोनों पावर्स के बीच चल रही थी। ये वॉर यूरोप में भी चल रही थी और इंडिया में भी चल रही थी। जो फ्रांस की गवर्नमेंट है इन्होंने काउंट डी लैली टू एंड ब्रिटिश पावर इन इंडिया, फ्रांस ने सरकार ने एक पर्सन को इंडिया भेजा ताकि ब्रिटिश पावर को इंडिया से हटाया जा सके और वो पावर थी हमारी काउंट डी लैली। बट वो फेल हो गए थे ब्रिटिश पावर को ख़त्म करने में। 1763 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस यानी एग्रीमेंट किया गया, पेरिस के साथ साइन किया गया। जो एग्रीमेंट था ये पेरिस का वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था यूरोप में, जिसके बाद ये युद्ध ख़त्म हुआ था। एज अ रिज़ल्ट जो वॉर थी वो इंडिया में भी चल रही थी और इस ट्रीटी के बाद इंडिया में भी ये वॉर ख़त्म हो गई। इस ट्रीटी से एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट थी पौंडीचेरी और माही की वर रिटर्न टू द फ्रेंच, वो फ्रेंच को वापस दे दी गई। बट उन्हें वहाँ पर व्यापार करने की परमिशन तो दी, फोर्टिफिकेशन करने की परमिशन नहीं दी, यानी किलाबंदी करने की परमिशन नहीं दी। वहाँ सिर्फ वो व्यापार कर सकते थे। इसी तरीके जो फ्रेंच एवोल्यूशंस थे इंडिया में वो ख़त्म होने पर आ रहे थे और ब्रिटिश कंपनी ने अपना वहाँ राज एस्टेब्लिश कर लिया था। इसके बाद कहता है डू यू नो द रीज़न ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच। इसे भी आप आंसर देंगे, आगे आपको इसका आंसर भी इसी चैप्टर में मिलेगा। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को सुनते रहिए, आपको आंसर इसी में मिलेंगे। जब आप ध्यान से पूरा चैप्टर सुनेंगे तो इजीली आप उस आंसर को दे पाएंगे और कमेंट सेक्शन में आपने दोनों के आंसर देने हैं। नेक्स्ट कहता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो व्यापार कर रहे थे बंगाल के साथ बहुत लंबे समय से।
1717 में 1717 में जो मुगल एम्परर थे, कहते गेव ब्रिटिशर्स, मुगल एम्परर ने ब्रिटिशर्स को राइट दे दिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए सिर्फ 3000 एनुअल फंड पर। बट वो किसी तरह का टैक्स नहीं पे करेंगे, सिर्फ 3000 पे करेंगे। जो भी व्यापार करेंगे प्राइवेट ट्रेड, उस पर कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा। सिराजुद्दौला जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बने। बंगाल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी कारण जो ब्रिटिश हैं और फ्रेंच हैं, इन्होंने कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी करना शुरू कर दिया, यानी दीवार से उस एरिया को घेरना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इससे उनके शासन पर खतरा मंडरा रहा था। तो इन्होंने अंग्रेजों को रोकने की कोशिश की और फ्रेंच को रोकने की कोशिश की कि तुम यहाँ व्यापार कर सकते हो बट फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। ब्रिटिशर्स ने उसकी सिराजुद्दौला की इस बात को मानने से मना कर दिया, बट फ्रेंच ने सिराजुद्दौला की टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया था। जो फ्रेंच थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था सिराजुद्दौला की टर्म्स को, और ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था। सिराजुद्दौला ने इस बात से गुस्सा होकर आर्मी की हेल्प से जो ब्रिटिशर्स की सेटलमेंट थी कलकत्ता में, वहां पर हमला कर दिया। कुछ समय के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ पर हमला किया, सिराजुद्दौला एक बार तो जीत गए, पर कुछ समय के बाद ब्रिटिशर्स ने फिर से अपना कंट्रोल बना लिया था। सिराजुद्दौला जो है वो उनको वहाँ से आगे जाने पर मजबूर कर दिया और उन्हें कलकत्ता से बाहर भेज दिया गया। क्लाइव जो है उन्होंने सिराजुद्दौला की आर्मी को हरा दिया, और उस समय एक एग्रीमेंट हुआ ब्रिटिशर्स के साथ। कहते हैं इसके अकॉर्डिंग जो ये ट्रीटी थी, इसके अकॉर्डिंग ये कोशिश कर रहे थे कि सिराजुद्दौला जो है उन्हें राजगद्दी से हटा दिया जाए। तो इसी कारण एक नया युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जो है वो दो पर्सन्स या दो पावर के बीच में हुआ। एक तो पर्सन थे सिराजुद्दौला, दूसरी पावर थी ब्रिटिशर्स। 23 जून 1757 को एट द प्लेस नेम्ड प्लासी, कौन सी डेट है? 23 जून 1757। इस जगह का नाम क्या है? प्लासी, जहां पर युद्ध हुआ, तभी इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है लेड द ब्रिटिश फोर्सेस, रॉबर्ट क्लाइव वहां पर पहुंचे अपनी आर्मी के साथ। मीर जाफर और राय दुर्लभ जो कि इन्हें मेन लीड कर रहे थे, ये नवाब आर्मी का हिस्सा थे, इन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कहते हैं बिकॉज दीज ट्रेटर्स हैज द कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट नवाब विद द ब्रिटिशर्स। इसके साथ ही जो ब्रिटिशर्स के साथ एक युद्ध हुआ, जो नवाब थे अपनी आर्मी के साथ, उन्होंने अपनी दुश्मनों का बहुत ही बहादुरी से सामना किया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, डू यू नो द कॉजेज ऑफ बैटल प्लासी? अभी हमने ऊपर बात की है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप मुझे देंगे। अगर फिर भी किसी को लगता है कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कहीं पर एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, उन्हें आंसर हम देंगे। ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को कैदी बना लिया और बाद में उन्हें मार दिया। क्लाइव पुट मीर जाफर, उसके बाद क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जो थे ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया में, तब उन्होंने मीर जाफर को राजगद्दी पर बिठाया। बंगाल की राजगद्दी पर तो बिठा दिया, पर असल में राज ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। ये तो मीर जाफर तो सिर्फ पपेट थे, एक खिलौना थे, कठपुतली थे अंग्रेजों की। जो रियल पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी। बट फिर भी ब्रिटिशर्स यहाँ पर खुश नहीं थे। जो ब्रिटिशर्स ने थे उन्होंने मीर जाफर को गद्दी से हटाया और मीर कासिम को राजगद्दी पर बिठाया। इसके बाद पपेट आपको बता दिया, एक वो पर्सन जो एक कठपुतली की तरह से बिहेव करे। मीर कासिम जब नवाब बने, उन्होंने अपने आप को ब्रिटिशर से आज़ाद करने की कोशिश की। उन्होंने
मुंगेर को अपनी कैपिटल बनाया मुर्शिदाबाद की जगह। इन्होंने रिमूव किया उन सभी ऑफिसर को जो ब्रिटिशर्स के लिए ईमानदार थे। उन्होंने अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी, नई टेक्निक सिखाई युद्ध करने की, और अपॉइंट किया यूरोपियन ऑफिसर्स को। और उसके अलावा जो मीर कासिम थे, इन्होंने टैक्स भी रिमूव कर दिए थे इंडियन ट्रेडर्स के लिए, ताकि इंडियन और ब्रिटिशर्स सेम यानी समान रूप से व्यापार कर सकें। जो ब्रिटिशर्स थे, अब इस कारण उन्हें नुकसान हो रहा था। तब यहाँ वॉर हुई नवाब के अगेंस्ट। जो ब्रिटिशर्स थे, कहते हैं बिसाइड द नवाब इन कटवा इन 1763 एंड डिफीटेड इन सूती एंड उदयनाला प्लेसेस मीर कासिम हु फ्लेड टू अवध फ्रॉम बंगाल। तो अब यहाँ युद्ध हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था सूती और ये उदयनाला प्लेसेस पर लोगों को, और मीर कासिम जो है वो चले गए थे अवध, बंगाल छोड़ के। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम जो है वो डिमांड कर रहे थे मिलिट्री की नवाब अवध से, ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सके। इस समय मुगल जो थे, कहते हैं मुगल एम्परर शाह आलम टू, वो अवध में थे। ये वहाँ के नवाब थे शाह आलम टू। जो आर्मी थी मीर कासिम की, सिराजुद्दौला की, शाह आलम टू की, ये सब बक्सर पहुँचे। और दूसरी तरफ जो मेजर मुनरो थे, वो भी अपनी आर्मी के साथ बक्सर पहुंचे थे। 23 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध हुआ था इन दो फोर्सेस के बीच में। जो बैटल थी, इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। सिराजुद्दौला और शाह आलम टू ने एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ, और मीर कासिम जो है वो अब बैटलफील्ड यानी युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए। जो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है वो साइन की गई थी ब्रिटिशर्स, सिराजुद्दौला और शाह आलम टू के बीच 1765 में। तो यहाँ पर ये युद्ध किन के बीच हो रहा था? वो हो रहा था मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम टू, इन सब की आर्मी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध कर रही थी। ये सब बक्सर पहुंचे थे युद्ध करने के लिए, और जो ब्रिटिशर्स हैं इनकी तरफ से मेजर मुनरो पहुंचे थे बक्सर। 23 अक्टूबर को 1764 में ये जो बैटल है वो स्टार्ट हुई थी दो फोर्सेस के बीच में। ये जो बैटल है इसमें ब्रिटिशर्स को जीत हासिल हुई। सिराजुद्दौला और शाह आलम टू ने एक एग्रीमेंट साइन किया ब्रिटिशर्स के साथ, और मीर कासिम जो है युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए थे। जो ये एग्रीमेंट था वो साइन हुआ ब्रिटिशर्स, सिराजुद्दौला और शाह आलम टू के बीच 1765 में। इसके अकॉर्डिंग ये जो एग्रीमेंट था, टेरिटरी ऑफ अवध वॉज गिवन बैक टू सिराजुद्दौला, वो वापस सिराजुद्दौला को दे दिया गया था 50 लाख रुपए में। और जो कंपनी थी उसे अधिकार मिल गया था फ्री व्यापार करने का। जो नवाब थे अवध के, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ब्रिटिश आर्मी के सारे खर्चे जो हैं वो ये खुद उठाएंगे। जो मुगल एम्परर थे शाह आलम, इन्हें पेंशन दी जाएगी 26 लाख रुपए साल के। और जो एरिया था कारा और इलाहाबाद का, वो ले लिया गया था अवध के नवाब से, और उसे शाह आलम को दे दिया गया था। शाह आलम गेव द ब्रिटिशर्स, शाह आलम ने ब्रिटिशर्स को दीवानी यानी टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार दिलवाया था। कहाँ कहाँ से करना था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। फिर से जो मीर जाफिर जो थे वो नवाब बने थे बंगाल के मीर कासिम की जगह। पहले मीर जाफिर नवाब थे, वहाँ से ब्रिटिशर्स ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, और मीर कासिम ने जो है वो चालाकी दिखाई। तब ब्रिटिशर्स ने भी युद्ध किया साथ में, ब्रिटिशर्स की जीत हासिल हुई, और फिर से मीर जाफर को राजगद्दी दी गई। इसके बाद है ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल आफ्टर द विक्ट्री ऑफ प्लासी। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो ब्रिटिशर्स दोनों युद्ध में जीत गए थे, जो प्लासी का युद्ध था चाहे बक्सर का युद्ध था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रियल रूलर बनी थी बंगाल की। मिलिट्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इन्हीं के कंट्रोल में आ गया था। नवाब ने इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी अपना प्रशासन चलाने के लिए, जिसे ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहा। ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया दो डिप्टी, एक नवाब जिनका नाम था मोहम्मद राजा खान, दूसरा नवाब जिसका नाम था शताब राय। ये दो डिप्टी थे।
ठीक है। बी एक तो जैसे राजा हो गया, उसके साथ 2 मंत्री हो गए, उस तरह से हो। 1772 में ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया गया और डायरेक्ट रूल लगाया गया कंपनी का, जो बंगाल में एस्टेब्लिश किया गया। और जो नए गवर्नर जनरल थे वॉरेन हास्टिंग, इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को एस्टेब्लिश किया इंडिया में। अब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हो गई, तब एक्सपेंशन। अब इसको ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो नहीं रहा ना, उसको आगे इम्प्रूव किया गया, एक्सपैंड किया गया ब्रिटिश एम्पायर को। इन इंडिया, फॉर द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड लेस्ली, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, यानी अपना योगदान दिया। किस लिए दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए। सबसे पहला एक्सपैंड जो है वो वॉर के थ्रू हुआ था, एक्सपेंशन थ्रू वॉर्स एंड डिप्लोमेसी। इसके अंडर जो लॉर्ड क्लाइव थे, वॉरेन हास्टिंग, कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉर, ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाउंडेड एंड मेड अर्ली डेवलपमेंट ओनली। इन्होंने स्टार्टिंग में नी रखी ब्रिटिश एम्पायर की और डेवलपमेंट की। बट इन द टाइम्स ऑफ 3 गवर्नर जनरल ऑफ द कंपनी, इस समय 3 गवर्नर जनरल कंपनी के, जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, 1798 से लेकर 1857 तक इन्होंने एक्सपैंड किया ब्रिटिश एम्पायर को। इसके बाद सेकंड आगे कहता है एक्सपेंशन थ्रू सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली जो है, उन्होंने एक ट्रीटी करने की, यानी संधि करने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्या करते थे, जो राजा महाराजा थे, नवाब थे, उनको बहलाते फुसलाते थे कि हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तुम्हारा सिस्टम नहीं अच्छा चलता, हम तुम्हारा अच्छा सिस्टम चलाएंगे। इसके लिए इन्होंने अलग अलग राजाओं से, अलग अलग नवाबों से एक संधि साइन करवाई, एक एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसे हम ट्रीटी भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले ट्रीटी जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ की, उसके बाद नवाब ऑफ अवध के साथ की, और आसपास के और राजाओं के साथ की। ये जो ट्रीटी थी, ये एक तरह का एग्रीमेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ करती है इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी तरह से, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। इन्होंने एग्री किया कुछ कंडीशंस को, जो आपको दी गई हैं, जो एग्रीमेंट में कंडीशन दी गई थी। पहली कंडीशन थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी सारे स्टेट्स के बाहर जो भी डीलिंग होगी। जो रूलर्स थे उस स्टेट के हैड टू कीप अ ब्रिटिश रेजिडेंट, यानी वहाँ पर जो राज करेगा वो पर्सन ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, ब्रिटिश का रहने वाला होगा। जो रूलर थे उस स्टेट के, उन्हें अलाउ नहीं था फॉरेन यानी विदेशी पावर से अपने रिश्ते बनाने के लिए। फोर्थ, जो हमारे कहते हैं कि द स्टेट कुड नॉट डिक्लेयर वॉर, कि स्टेट वॉर नहीं डिक्लेयर करेगी, ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना कोई भी स्टेट किसी से युद्ध नहीं करेगी। इसके बाद हो जाता है, यानी एक तरह से क्या किया था इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपना खिलौना बना लिया था, खिलौने के रूप में इन्हें इस्तेमाल करते थे। अब एक्सपेंशन थ्रू वॉर्स, सबसे पहले हुई थी एंग्लो माइजोर वॉर 1761 में। जो हैदर अली हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया माइजोर को। तब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इसने एक स्टेट बनाया, बाकी भी बनाएंगे। तब हैदर अली की पावर को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1766 में मराठा और निज़ाम के साथ एक ट्रीटी साइन की, एक एग्रीमेंट साइन किया। 1767 से लेकर 1769 तक पहली फर्स्ट माइजोर वॉर हुई, जो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, जिसमें हैदर अली जीत गए थे। ब्रिटिशर्स जो हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था इनके साथ। इनके अकॉर्डिंग, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ये प्रॉमिस कर रहे थे कि हैदर अली की ये हेल्प करेंगे मराठास के अगेंस्ट। देखो, हैदर अली के साथ इन्होंने साइन किया, हैदर अली अब जीत गया। अब ब्रिटिशर्स क्या हो गए, हैदर अली की साइड हो गए। हैदर अली के को कहा कि तुम मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करो, तो जब भी मराठा के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे। बट इन 1771 में जब टाइम आया, मराठा ने अटैक किया हैदर अली पर, ब्रिटिशर्स मुकर गए। इन्होंने मदद नहीं की हैदर अली की, बल्कि मराठा
और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ हाथ मिला लिया। हैदर अली इस बात को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। 1780 में सेकेंड माइजोर वॉर हुई दोनों के बीच। इसमें बैटल हैदर अली जो है उनकी डेथ हो गई थी। पहली वॉर हुई थी हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें हैदर अली जीत गए थे, और ये वॉर 1767 से 1769 तक हुई थी। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया हैदर अली के साथ और कहा कि जब भी मराठा के साथ तुम्हारा युद्ध होगा हम तुम्हारा साथ देंगे। बट जब समय आया 1771 में जब अटैक किया मराठा ने, तब ब्रिटिशर्स ने हैदर अली का साथ देने की जगह मराठास का साथ दिया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद का साथ दिया। हैदर अली इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1780 में सेकेंड माइजोर का वॉर हुआ हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में, और इस सेकेंड बैटल में हैदर अली की डेथ हो गई थी। अब हैदर अली की डेथ के बाद जो टीपू सुल्तान थे वो नए सुल्तान बने थे माइजोर के। इस समय सेकेंड बैटल हुई माइजोर की, जो ब्रिटिशर्स के साथ हुई। टीपू सुल्तान ने उस बैटल को लगातार किया, आगे चलाया। ब्रिटिशर्स जो है वो फोर्स कर रहे थे टीपू सुल्तान को एग्रीमेंट साइन करने के लिए 1784 में। आफ्टर दिस, इसके बाद 1799 में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया माइजोर पर। जब ब्रिटिशर्स ने माइजोर पर एकदम से अटैक किया तो टीपू सुल्तान की उस समय डेथ हो गई थी, जब वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे श्रिंगपट्टम में। ब्रिटिशर्स ने माइजोर का बहुत सारा एरिया अपने कब्जे में कर लिया। बाकी जो एरिया था वो केशव राव को दे दिया गया, जो ओल्ड माइजोर डायनेस्टी हैं। इन्होंने एक्सेप्ट किया, जितनी भी ट्रीटी के जितनी भी बातें थी उनको एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद एंग्लो मराठा वॉर 1802 में लॉर्ड वेस्लेस्ली जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था पेशवा बाजीराव टू के साथ बेसिन्स में, ताकि जो पावर है मराठा की वो ख़त्म हो सके, उनको डाउन किया जा सके। 1802 में मराठा के जो चीफ थे भोसले वॉज डिफीटेड इन सेकेंड ब्रिटिश मराठास वॉर। जब ब्रिटिश और मराठा के बीच में दूसरा युद्ध हुआ उस टाइम चीफ भोसले जो है वो हार गए थे। 1803 में एक ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिशर्स के बीच में, और इन्हें जो है एरिया मिल गया था कटक और बालासोर का। इस बैटल में ब्रिटिशर्स जो थे वो हार गए थे। मराठा चीफ और सिंधिया जो है इन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया, सो दे गोट द एरियाज ऑफ, ताकि ये अहमदनगर, ब्रॉच और जो गंगा यमुना के बीच का एरिया है उसे अपने कब्जे में कर सकें। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इंदौर को अपने कब्जे में किया और जो कैपिटल थी जसवंत राव होलकर की उसे भी अपने कब्जे में किया। 1805 में लॉर्ड वेल्लेस्ली वापस इंग्लैंड आए। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक सब्सिडरी अलायंस, एक अलग से ट्रीटमेंट एग्रीमेंट साइन किया मराठा चीफ होलकर के साथ और सिंधिया और भोसले के साथ। इसके बाद एंग्लो गोरखा वॉर, जो गोरखा वॉर है वो ब्रिटिश टेरिटरीज के साथ हुई थी बॉर्डर एरिया में, ताकि 1815 में हास्टिंग्स जो थे ऑक्टरलोनी, इन्हें एक ह्यूज आर्मी जो है वो गोरखा की दी जा सके। गोरखा जो है उन्हें हरा दिया गया था इस बैटल में, और गोरखा जो है इन्हें बहुत सारे एरिया जो हैं वो प्रोवाइड किए गए। नेपाल की गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही थी ब्रिटिश रेजिडेंट को काठमांडू में, यानी इनके बीच भी एक डीलिंग हो गई थी, एग्रीमेंट हो गई थी। तब उस समय उन्होंने नेपाल का एरिया भी ब्रिटिश एरिया में मिलाया था। टू एनेक्स टू द अदर स्टेट्स, लॉर्ड हास्टिंग्स 19 प्रिंसली स्टेट्स को राजस्थान एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सॉवर्जिनिटी। 19 प्रिंसली स्टेट्स को अपने राज्य में मिलाया। इनके अलावा इम्पॉर्टेंट जो थे वो थे इसमें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये इंक्लूड थे। इस तरीके से लॉर्ड हास्टिंग जो है वो ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे थे। कैसे कैसे कब कब एक्सपैंड किया, जो भी आपको सारा पढ़ाया वो आपको यहाँ एक टेबल में दिया गया। किसने कब वॉर करके किस एरिया को अपने साथ मिलाया, इन शॉर्ट आपको एक टेबल में दे दिया गया। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंडर लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी आए,
इन्होंने कैसे एक्सपैंड किया? इन्होंने एक्सपैंड करने के लिए अलग तरीके अपनाए, जीत हासिल की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये आगे हम पढ़ेंगे सारा, ऑन द बेसिस ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिसकंटिन्यूइंग टाइटल एंड पेंशन, एक्सपेंशन थ्रू वॉर। 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल, इन्होंने फ़ायदा उठाया था अपने दुश्मनों का, मौलराज एंड चटर सिंह। इस वॉर में ब्रिटिशर्स को जीत हासिल हुई थी, तो मार्च 29 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। फिर 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने अटैक किया सिक्किम पर और सिक्किम को अपने ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड किया। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने प्रोम और पेग्यू को भी ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, जो लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अपनाई। इसके अकॉर्डिंग जो राजा थे वो अपने बेटे को तो राजगद्दी पर बिठा सकते हैं, पर गोद लिए हुए बेटे को नहीं बिठा सकते। अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है और उसका बेटा ना हो, तो उस केस में उनका गोद लिया हुआ बेटा राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, बल्कि वो एरिया ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये जो पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की, तब इन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर और झांसी को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया। झांसी का तो आपने सुना भी होगा, वो झांसी वाली रानी, वो इसी कारण युद्ध लड़ी थी। उसके बाद एनेक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। 1856 में लॉर्ड डलहौजी बाय अलेंजिंग मेल एडमिनिस्ट्रेशन एनेक्स्ड, यानी धोखाधड़ी करके भी इन्होंने बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में किया। फिर उसके बाद एनेक्सेशन बाय एंडिंग टाइटल एंड पेंशन। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स ब्रिटिश एम्पायर बाय स्टॉपिंग टाइटल एंड पेंशन द रूल्स ऑफ कर्नाटका, पूना, तंजौर एंड सूरत। बहुत सारे एरिया की जो लोग नवाब थे उनकी पेंशन वापस लेने के बाद, उनसे उनके टाइटल लेने के बाद, जो टाइटल ले लिए थे और जो एरिया था वो अपने कब्जे में इन्होंने कर लिया। तो हमारा चैप्टर ये यहीं पर ख़त्म होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर एज अ रिजल्ट हमने क्या क्या इसका बारे में पढ़ा। वास्को डिगामा पहले पर्सन थे जो इंडिया आए थे, कैलकट में आए थे, जो केरला उसमें आता स्टेट में 27 मई 1498 को आए थे। और पोर्तुगीज सेटलमेंट जो है वो इंडिया में गोवा, दमन, साल्सिटे बेसिन, मुंबई, सेंटम और हुगली में हुआ। डच जो है इन्होंने भी अपना सेटलमेंट किया कोचिन, सूरत, नागापट्टनम, पुलिकट, चिंसुरा में। फ्रेंच सेटलमेंट हुआ पांडिचेरी, चंद्रनगर और करयाल में। ब्रिटिशर्स ने सेटलमेंट किया सूरत, अहमदाबाद, ब्रोच, आगरा, बॉम्बे और कलकत्ता में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी उसके बाद 31 दिसंबर 1600 में। 1615 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, सर थॉमस राव, इन्होंने जहांगीर से मुगल एम्पायर को ले लिया। 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की गई और बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में 23 जून 1757 को। और जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो हुई थी ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में 23 अक्टूबर 1764। ये बातें हमने ऊपर अभी डिटेल में पढ़ी हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो गिवन है। होप सो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर अब इजीली मिल जाएंगे। आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार सुनिएगा, क्योंकि देखिए अब इतने ज़्यादा भी हमारी माइंड पावर नहीं रहती कि हम पूरा चैप्टर एक बार में सुने और एक ही बार में हमें याद हो जाएगा। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को सुनिएगा, जिससे आपको पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे और आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर सभी इजीली दे पाएंगे। और एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। जिस तरह से इस संडे हमारी ज्योग्राफी की सारी एमसीक्यू सीरीज़ है, इसी तरह से उससे कमिंग संडे जो इस वीक हमारे चैप्टर हो जाएंगे, कमिंग नेक्स्ट दिस संडे टू नेक्स्ट संडे हम उनकी एमसीक्यू सीरीज़ भी साथ के साथ लेते चलेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए कि आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपके एसएसटी कंप्लीट करवाते रहें और पीटेट सीटेट के साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी तैयारी तुम्हारी अच्छी से होती रहे, तो उसके लिए प्लीज़ हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।